सभी को राम राम भाइयों। आज की हम क्लास कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की, जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से प्रीलिम्स एग्जाम, जैसे आप देखोगे 2026 से 2027 के लिए यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और ये परिणाम नोट्स की हमारी सीरीज है, जिसपे इंडियन पॉलिटी ऑलरेडी 17 लेक्चर में कवर हो गई है। और आज हमारे ज्योग्राफी का आखिरी लेक्चर होगा 16 नंबर का, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी भी आपकी कवर हो जाएगी। इसके बाद मैं सबसे पहले हिस्ट्री को अब शुरू करने वाला हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर एनवायरनमेंट को पढ़ा दीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए। देखिए, डिपेंड करता है कि सबसे ज्यादा जो बच्चों की डिमांड आती है वो हिस्ट्री को आती है सर, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है। ज्योग्राफी में भी स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी की जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको लेकर आती है, ये बड़ी चीज है। प्लस पॉलिटी इंपॉर्टेंट था, वो मैंने कवर कर दिया। और अब आती है बारी आपकी हिस्ट्री की। अगर मैं हिस्ट्री को अभी नहीं कवर करूंगा ना, क्योंकि इसमें भी लगभग मेरे भाई एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों को कंप्लीट करने में एटलीस्ट मुझे कम से कम 30 क्लासेस चाहिए होंगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल गलत नहीं कर रहा हूं, 30 क्लासेस चाहिए होंगी, जिसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैं अभी से अगर उसको कवर करूंगा तो पूरे फरवरी तक आपका कवर हो जाएगा, और जिससे एक बहुत बड़ा मेजर सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकोगे। इसीलिए इंडियन ज्योग्राफी की आज लास्ट क्लास है, और इसके बाद हम आगे हिस्ट्री को कवर करेंगे। एंशिएंट को पहले, फिर मिडिवल को, फिर मॉडर्न को करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स को परचेस करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में ही, तो आप यहां पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा और पूरी इंक्वायरी हमारी टीम से ले सकते हैं। अदर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स लेने हो तो लक्ष्यभेद शॉर्ट नोट्स हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड 6 है। इन नोट्स के साथ आप जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मिनरल्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, और वहीं पर मैंने आपको विद्युत ऊर्जा के बारे में भी सारी चीजें पढ़ा दी थी। और कहाँ पे गया भाई, विद्युत ऊर्जा तो हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ ठीक है। हाँ, यहां तक मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था कल की क्लास में कि पतरातू, झाकरी, कलपक्कम, कोरबा, ये सब क्या है, ये सब इससे संबंधित विद्युत केंद्र हैं। आज हमें शुरू करना नाभिकीय शक्ति संयंत्र कार्यशील के जो भी हमारे फंक्शनल है, यानी कि जो ऑपरेशनल चल रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनके बारे में कौन कौन से किस राज्य में है। जैसे रावत भाटा की बात करेंगे, राजस्थान में स्थित है। काकरा पार की बात करेंगे, गुजरात में स्थित है, और यह स्वदेशी रूप में तैयार किया गया, यह स्वदेशी रूप में तैयार किया गया। तारापुर महाराष्ट्र में, जो कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, और इस तारापुर को यूएसए के सहयोग से शुरू किया गया। कैगा आपका कर्नाटक में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा बुलंदशहर में जो आता है ये उत्तर प्रदेश में है, और गोरखपुर, अब ये ध्यान रखना, गोरखपुर यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, ये गोरखपुर नाम की एक जगह है हरियाणा में, यहां पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया है। सबसे पहला प्रथम नाभिकीय जो संयंत्र था वो तारापुर था, जो महाराष्ट्र में स्थित है, और इसकी स्थापना में यूएसए के द्वारा सहयोग किया गया। 1969 में जो है कि इसको एस्टैब्लिश किया गया। ये भी प्रश्न बनते हैं, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम है। पहले आपको बता दूं, 3 तरीके के हमारे नाभिकीय ईंधन होते हैं। एक हमारा होता है यूरेनियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारे भारत में यूरेनियम के भंडार बहुत ही कम है। इवन कि कुछ निक्षेप हमें जो है कि थोड़े बहुत ललितपुर में मिल जाते हैं, थोड़े बहुत जम्मू कश्मीर में, थोड़े बहुत और मिल जाते हैं भारत के अलग अलग पार्ट में, लेकिन वो इतने मतलब कि यूजफुल नहीं है कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें या न्यूक्लियर प्लांट चला सकें। दूसरा आपका आता है प्लूटोनियम, फिजिक्स में मैं बताऊंगा इसको, प्लूटोनियम, ये भी एक न्यूक्लियर ईंधन है। और तीसरा आता है हमारा थोरियम, ये भी हमारा क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है। भारत में अगर हम बात करें कि हमने मोनोजाइट रेत के बारे में पढ़ा है। मोनोजाइट रेत जो भारत के तटीय क्षेत्रों में ज्यादातर मिलती है, और स्पेशली केरल के आसपास ज्यादा मिलती है, और इसी मोनोजाइट के साथ साथ इल्मेनाइट वगैरह, रुटाइल वगैरह सब मिलता है। तो इस मोनोजाइट का निष्कर्षण करके हम यहां से थोरियम की प्राप्ति करते हैं, और इस वजह से भारत में परमाणु ईंधन के रूप में मुख्यतः थोरियम का प्रयोग किया जाता है। कितना प्रयोग किया जाता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी। तो भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन मौजूद है? थोरियम मौजूद है। आगे देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का कुल ऊर्जा में योगदान कितना? 8.78 गीगावाट है, जो कि 2% के आसपास लगभग है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन अगर आप कहोगे तो 1.71% के आसपास है, ठीक। अब यहां पे परमाणु ऊर्जा में जो भारी जल का प्रयोग होता है, हैवी वाटर को यूज किया जाता है ना, इसके बारे में कई सारे जो है कि केंद्र चलते हैं। मुख्यतः 7 केंद्र बनाए गए हैं हैवी वाटर के, जो कहां कहां पे रन करते हैं इनको जान लो। जैसे एक हजीरा में है, जो गुजरात में होता है, हैवी वाटर इसे कहते हैं। बड़ौदा में एक प्लांट है गुजरात के अंतर्गत ही, कोटा में एक प्लांट है राजस्थान में, मनुगुरु एक प्लांट है तेलंगाना में, तालचर में एक प्लांट है उड़ीसा में,
थाल में एक प्लांट है महाराष्ट्र में, और तूतीकोरिन में एक प्लांट है तमिलनाडु में। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 प्लांट ही हैं जो हैवी वाटर पे काम करते हैं, अदरवाइज कोई 8वां प्लांट नहीं है जो हैवी वाटर के लिए काम करता हो। तो ये याद रखना, 7 प्लांट हैवी वाटर से संबंधित हो गए। और आगे देखते हैं हम लोग, अगर मीठी विरदी, कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है, मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएसए के सहयोग से गुजरात में स्थापित किया गया है और अब इसे आंध्र प्रदेश के कोवाड़ा में शिफ्ट किया जाएगा। मतलब अभी तक मीठी विरदी को जो हम पढ़ रहे हैं यूएसए के सहयोग से, ये गुजरात में स्टैब्लिश हो रहा है, लेकिन अब इसको आंध्र प्रदेश में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित किया गया कोटा राजस्थान में। राणा प्रताप सागर किस पे बना हुआ है? याद है आप लोगों को? चंबल नदी पर बना हुआ है भाई। गांधी सागर चंबल नदी पर है, जवाहर सागर चंबल नदी पर है, और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। कमेंट करके बताओ इन तीनों में कौन सा एक मध्य प्रदेश में स्थित है। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको। यहाँ पे कुछ स्थान है और उनके ऊर्जा के रूप की, यहाँ से कौन कौन सी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पावागढ़ कर्नाटक में हम यहाँ से सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तातापानी छत्तीसगढ़ का, ये भूतापीय ऊर्जा है। अच्छा, भूतापीय ऊर्जा को आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। भले ये पृथ्वी के नीचे रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन से जो हीट पैदा होती है, वहां से भूतापीय ऊर्जा जनरेट होती है। फिर से सुनो, रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन से जो हीट पैदा होती है, वहां से भूतापीय ऊर्जा पैदा होती है और ये पृथ्वी के अंदर से निकलती है। तो ऐसा मत समझ लेना कि सर ये पृथ्वी के अंदर का मलबा यानी कि जीवाश्मिक ईंधन की तरह, तो कहीं ये गैर नवीकरणीय तो नहीं है। नहीं, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है। मुप्पदल की बात करें, तमिलनाडु में ये विंड एनर्जी से रिलेटेड है। काकरापार गुजरात का, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है। ग्वाल पहाड़ी हरियाणा की, ये सोलर पैनल से या सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ, पवन ऊर्जा के लिए सतारा महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा के लिए भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा? खंभात का तट। यानी जो टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो खंभात के तट पे होती है। और ज्वारीय ऊर्जा के 2 प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं, एक तो खंभात का तट और एक कच्छ की खाड़ी। इस कच्छ की खाड़ी को ही हम पहले कैम्बे की खाड़ी के नाम से भी जानते थे। अगर आप गुजरात का मैप बनाते हो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो है कि खंभात की खाड़ी, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी देखने को मिलती है। तो इसी में आप खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर सबसे अधिक टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब आ जाते हैं सौर ऊर्जा का उत्पादन शीर्ष राज्य। फिर कहूंगा मैं, पिछली क्लास में मैंने बार बार बताया कि अक्टूबर 2025 से पहले इन नोट्स को तैयार किया गया है, ठीक है। और उसमें जो भी डेटा लिया गया, मैंने मैक्सिमम कोशिश की थी कि मई 2025 तक का मुझे मिल गया। अभी क्या है, आप अगर जनवरी में देख रहे हो तो कोशिश करो आप दिसंबर 2025 तक का डेटा निकाल लो और उसको आप क्या करो, लिख लेना नोट्स में। अब देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको अपडेट करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि इन छोटे पॉइंट के लिए मैंने जब क्लास बनाई या आपने जब क्लास देखी तो दोबारा उन्हें अपडेट करूं, नहीं। ये नोट्स एक बार बने हुए, अब ये अगले 2 साल तक प्रॉपर चलेंगे, 26 के प्रीलिम्स में और 27 के प्रीलिम्स में भी। कुछ चीजें हैं जिन्हें अपडेट करना पड़ता है, हर चीज बैठे बैठे नहीं मिलती है। ये नहीं कि थाली में खाना परोस दिया और बस आपको खाने के लिए हाथ भी ना उठाना पड़े और हम ही आपको खिलाएं, नहीं, कुछ तो एफर्ट आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखो, मई 2025 तक का डेटा है कि राजस्थान में सबसे अधिक सोलर एनर्जी का प्रोड्यूशन हुआ है, 27.64 गीगावाट। सेकंड नंबर पे गुजरात आता है 18.13 गीगावाट। थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आता है 9.88 गीगावाट और फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु आता है 9.77 गीगावाट। तो ये आपका सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का रैंक हो गया। अब यहां पर एक और डेटा मैंने लिया, जून 2025 तक लेटेस्ट डेटा बाय नीति आयोग। नीति आयोग की रिपोर्ट देखो, सबसे जरूरी पता है क्या है, रिपोर्ट को देखना आना चाहिए। बहुत सारे लोग नीति आयोग को विजिट करते होंगे, लेकिन नीति आयोग पे कहां पे कौन सी रिपोर्ट मिलेगी, ये सब धीरे धीरे खोजते खोजते आपको पता चल जाता है। अगर ये नहीं चेक कर पा रहे हो ना, तो फिर आपको लेटेस्ट डेटा नहीं मिल पाएगा। यहां पर देखोगे टॉप 3 कोयला विद्युत क्षमता कौन कौन से राज्य हैं जो कर रहे हैं। तो कोयले पे आधारित जो विद्युत क्षमता को पैदा किया जा रहा है वो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ध्यान देना, कोयले का प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं, कोयले का प्रोडक्शन तो यूपी करता ही नहीं है, बहुत ही कम करता है, सिंगरौली के क्षेत्र में बस। लेकिन कोयले पे आधारित जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, वो उत्तर प्रदेश हो गई टॉप क्षमता, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इसी तरीके से टॉप 3 नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कि कौन कौन से स्टेट है जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता सबसे ज्यादा है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया। कौन से 3 स्टेट ऐसे हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। हिमाचल प्रदेश, यहां पर आपको लगेगा सर यहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी
हिमालय से आने वाली नदियां हैं, सतत वाहिनी नदियां हैं, अच्छे से यहाँ पे ये जल का प्रबंधन करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। दूसरा उत्तराखंड, तीसरा कर्नाटक और चौथा पंजाब। विंड एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो पहला स्टेटस गुजरात का है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु। ध्यान देना, विंड एनर्जी के लिए ऑलवेज आपको तटीय क्षेत्रों का ही ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों के पास ही विंड एनर्जी सबसे अधिक प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वहां पे हवाओं का जो स्पीड होता है वो बहुत ही तेज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे रामापुरा गांव जो कि झांसी के अंतर्गत आता है, अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बन गया यूपी के अंतर्गत। यानी यहाँ पर जो ये गांव है, यहाँ पे लगभग हर घर में सौर ऊर्जा प्लांट लग चुका है। अब देखो भूतापीय ऊर्जा, ये कैसी ऊर्जा है, मैं फिर बता रहा हूँ, नवीकरणीय ऊर्जा है। इनके तीन प्रमुख स्रोत हैं। कहाँ कहाँ से मिल सकती है हमको ये भूतापीय ऊर्जा? अधोभौमिक गर्म जल, यानी कि जो भूमि के नीचे जो गर्म जल निकलता है उसमें भी मिल सकती है। मिश्रित मंडल का गर्म मैग्मा जो होता है, जो दुर्बल मंडल के पास होता है, और जो गर्म चट्टानें होती हैं, इन सभी में हमें भूतापीय ऊर्जा मिल सकती है। भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जिसके कुछ और भी संभावित क्षेत्र हैं, जैसे पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है, ये नवीकरणीय ऊर्जा भूतापीय के लिए फेमस है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश है, तातापानी छत्तीसगढ़ है, खम्मम आंध्र प्रदेश है, अनहोनी मध्य प्रदेश है। ये सभी ऐसी लोकेशन है जहां पे भूतापीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है। और नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से स्रोत आते हैं, किन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा मानेंगे? अगर आपने सोलर एनर्जी की बात की, विंड एनर्जी की बात की, बायोमास एनर्जी की बात की, भूतापीय ऊर्जा की बात की, टाइडल एनर्जी की बात की, या फिर स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात की, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीकरण का मतलब क्या होता है? जो यूज करने के बाद भी, जो देखो प्रयोग करने के बाद भी, प्रयोग के बाद भी इसकी समाप्ति नहीं होती है, प्रयोग के बाद भी इसकी समाप्ति नहीं होती है। यानी ये सदैव उतनी ही मात्रा में बनी रहती है जितनी मात्रा में आप यूज कर रहे हो। क्या हवा को रोक लोगे? क्या हवा के से अगर आप विंड एनर्जी बना ले रहे हो तो क्या हवा कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं कम होगी। क्या सूर्य का प्रकाश आना बंद हो जाएगा अगर हम सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर ले? बिल्कुल नहीं सर। क्या बायोमास की कमी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो ये वो एनर्जी है जो कभी समाप्त नहीं होती है। ऊर्जा गंगा परियोजना की बात करते हैं। देखो 24 अक्टूबर 2016 में वाराणसी में ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। अब फिर से सुनो, यहाँ पे गंगा को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन। कैसी पाइपलाइन है? गैस की पाइपलाइन है। इसमें बरौनी बिहार का, गुवाहाटी असम का और जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है। यानी ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन के तहत हम बरौनी, गुवाहाटी, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल होंगे? उत्तर प्रदेश होंगे, बिहार होंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, झारखंड। जहां जहां से जो जो क्षेत्र लिए गए हैं वो सारे शामिल होंगे। जैसे झारखंड से बोकारो हो गया, असम से गुवाहाटी हो गया, उड़ीसा से जगदीशपुर हो गया, पश्चिम बंगाल से हल्दिया हो गया, असम से गुवाहाटी हो गया, बरौनी बिहार से हो गया। तो ये सारी लोकेशन इसको कनेक्ट कर रही है। और यूपी से बनारस हो गया। मार्च 2018 में दमन द्वीप की जगह, जो दमन द्वीप को ना पढ़ के केवल द्वीप पढ़ना है, ये पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरीज बन गया। यानी इसने अपने यहाँ पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को सौर ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया है और ये पहला यूनियन टेरिटरी 2018 में बन चुका है। तो इसको याद रखना है आपको। अब आते हैं हम उद्योग की तरफ चलते हैं। उद्योग में कौन कौन से प्रश्न बनेंगे? ये भी प्रश्न आया था, जैसे ये वाला देखो, ये सीधा सीधा प्रश्न आया था। चलो देखते हैं। देखिए, राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में स्थित है, भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इन तीनों की स्थापना 1959 में एक साथ हुई, क्योंकि जब 1956 में इकोनॉमी के अंतर्गत पीसी महाल नोबिस साहब का जो है कि मॉडल यूज किया गया। पीसी महाल, नाम लिख देता हूं, पीसी महाल नोबिस, ठीक है। इनका जो इकोनॉमी का मॉडल यूज किया गया सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 में, तो उन्होंने जब हैवी इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करने के लिए, किसको? हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग को स्थापित करने पर बल दिया, तो सबसे पहले उन्होंने सेलेक्ट किया कि 1959 में हम 3 जगह स्टील के प्लांट लगाएंगे, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था उनका, ये हम इकोनॉमी का पार्ट करेंगे कवर, तो उसमें समझेंगे, ठीक है। फिर और आगे देखते हैं, बोकारो झारखंड में इस्पात कारखाना लगा 64 में, सलेम इस्पात कारखाना तमिलनाडु में 72 में लगा, और जिंदल विजयनगर जो स्टील प्लांट लगा कर्नाटक में 1994 में लगा। तो ये सभी याद होने चाहिए। और आ जाओ, जो आपके घर में
जो स्टील के अब बर्तन यूज होते हैं जिनको हम लोग स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। स्टेनलेस का मतलब क्या होता है? धब्बा रहित। क्या बोलते हैं इसको? धब्बा रहित, यानी किसी भी प्रकार का उस पर कोई दाग नहीं होता है, ऐसी स्टील को हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। सामान्यतः यह बहुत ही मजबूत भी होती है। तो इसमें क्या क्या बना के प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए? तो क्रोमियम का प्रयोग होता है और निकेल का प्रयोग होता है। सबसे अधिक मात्रा में क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है और निकेल का प्रयोग होता है, तो इसलिए इसको स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं। हालांकि इस्पात उद्योग के लिए सामान्यतः कोककारी यानी कोकिंग कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसे ऑस्ट्रेलिया से हम आयात करते हैं। मैंने जब कोयले वाला कल चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि हमारे भारत में जो कोकिंग कोल होता है हम उसे ज्यादातर आयात करते हैं, और यही कोयला उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है कि हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं, जो झारखंड में स्थित है। पिट्सबर्ग कहाँ पे दोस्तों? यूएसए में स्थित है, जहाँ पे कोयला की बेल्ट बहुत बड़ी पाई जाती है। इसी तरीके से भारत के पिट्सबर्ग, मतलब पिट्सबर्ग में लॉ अयस्क भी होता है, तो जमशेदपुर हो गया। सहयोगी देश की बात करेंगे, जब राउरकेला का प्लांट लग रहा था ना तो उसमें जर्मनी ने सहयोग किया। जब भिलाई का प्लांट लगाया गया तो उसमें रूस ने सहयोग किया। जब दुर्गापुर का प्लांट लगाया गया तो उसमें ब्रिटेन ने सहयोग किया, और ये तीनों प्लांट 1959 में बने हैं। लेकिन जब बोकारो का प्लांट लगाया गया तो यहाँ पर फिर से रूस ने सहयोग किया, और ये वही बोकारो जो 1964 में स्टील प्लांट लगता है। तो इनके सहयोगी देश भी बनते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझर ओडिशा से की जाती है। ध्यान से सुनो, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसके लिए जो लौह अयस्क की आपूर्ति हमें चाहिए होती है वो क्योंझर ओडिशा से की जाती है। बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल कोयला क्षेत्रों के पास अवस्थित हैं, जबकि भद्रावती कोयला क्षेत्र से काफी दूर है। क्योंकि एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्लांट हैं या कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कोयला के पास स्थित है, बाकी एक और ऐसा कोई लोकेशन जो कोयले से दूर है। तो बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल ये सभी कोयला क्षेत्रों के पास है, जबकि भद्रावती कोयला क्षेत्र से काफी दूर है। और यहाँ पर देख लो, जैसे तो यहां पर देखते हैं जो बाल्को नाम से जो कंपनी स्टैब्लिश हुई, ठीक है, ध्यान देना कि ये सभी एल्यूमिनियम की कंपनी है। एल फॉर एल्यूमिनियम की कंपनी, इतना याद रखना। कोरबा छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से स्टैब्लिश हुई। नालको जो कि कोरापुट उड़ीसा में स्टैब्लिश हुई थी फ्रांस के सहयोग से। हिंडाल्को जो रेणुकूट में यूएसए के सहयोग से स्टैब्लिश हुई, जो यूपी के सोनभद्र में है रेणुकूट। माल्को मेट्टूर तमिलनाडु में जो इटली के सहयोग से हुई है स्टैब्लिश। और इंडाल जो हीराकुंड ओडिशा में कनाडा के सहयोग से हुई है। ये सभी की सभी एल एल ए एल यानी ये एल्यूमिनियम कंपनी है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी कह सकते हो, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी कह सकते हो, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। और ये क्या थे? ये स्टील के प्लांट है। ये क्या है? ये एल्यूमिनियम के प्लांट है। और भी कुछ और अलग से एल्यूमिनियम के प्लांट देखो, जैसे अलुपुरम केरल में स्थित है, अंगुल ओडिशा में स्थित है, बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। और देखते हैं तेल व प्राकृतिक गैस आयोग यानी ओएनजीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके हेडक्वार्टर की बात कर रहा है। किसकी? ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस के लिए बोला जा रहा है। ये नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये हैदराबाद में स्थित है। और नालको भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अभी आपने पढ़ा ना, नालको कोरापुट यानी कि ये उसी तरफ आता है, ठीक है। देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र पानीपत हरियाणा में लगाया जा रहा है। अच्छा, रबर का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? मैंने कल पढ़ाया था आपको, केरल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्र की बात करते हैं, जैसे काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आता है, जूट के उद्योग से संबंधित है। विरुधुनगर तमिलनाडु में सूती वस्त्र के उद्योग से संबंधित है। भदोही यूपी का कालीन से संबंधित है। और चन्नापटना ये रेशम से संबंधित है। भारी इंजीनियर उद्योग ये रांची में है। मशीन के औजार पिंजौर हरियाणा में है। एल्यूमिनियम रेणुकूट यूपी के सोनभद्र में। उर्वरक ये सिंदरी में आता है। अब ये सब कहोगे सर ये कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, इसे आपको याद करना है, रटना है, क्योंकि ये कई बार होता है मिलान करने के लिए डायरेक्टली प्रश्न आता है। रॉक फास्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में होता है। भैया फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो है कि हम जो चट्टानों से फास्फेट को निकालते हैं, रॉक फास्फेट जिसे हम बोलते हैं, खासकर अवसादी चट्टानों में जो होता है, तो उसका प्रयोग उर्वरक उद्योग में किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ हस्तशिल्प केंद्र हैं और राज्य हैं, जैसे मोन यानी वास्तुकार हो गए नागालैंड के, नलबाड़ी असम के हैं, पासीघाट अरुणाचल के, तुरा मेघालय के। तो इसको याद रख लेना है। मोन वास्तुकार नागालैंड, नलबाड़ी असम के, पासीघाट अरुणाचल, तुरा मेघालय के। आंवला कहाँ पे है? ये उर्वरक के लिए फेमस है और ये इफ्को का केंद्र है। किसका है? इफ्को का। कहाँ पर है ये? बरेली के अंतर्गत। बरेली कहाँ? यूपी में।
मैंने पढ़ाया था परसों की क्लास में, उर्वरक जब मैं पढ़ा रहा था एग्रीकल्चर के साथ, तो आंवला मैंने बताया था। वहीं मोदी नगर कहाँ पे है? गाजियाबाद में है, और ये रबर की फैक्ट्री है। बाराबंकी में पॉली फाइबर की फैक्ट्री है। कानपुर विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने कहां पर है? सर्वाधिक सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलते हैं, फिर आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। ये भी याद रख लो। फिर एक और बात करते हैं, डीएलडब्ल्यू। आपने सुना होगा डीएलडब्ल्यू, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है। तो पहले क्या होता था, डीएलडब्ल्यू डीजल के इंजन बनाता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक इंजन भी बना रहा है। डीएलडब्ल्यू आपको कहां मिलेगा? वाराणसी में आएगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में स्थित है। तेल शोधन कारखाना मथुरा में स्थित है। कहां पे? मथुरा में। सीमेंट उद्योग भार हरास वाला उद्योग है, क्योंकि मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्भर होता है। अब चूने पत्थर का जितना प्रयोग किया जाता है, उसको पीस कर वगैरह वगैरह, तो उसके वेट में कमी आ जाती है और इसके बाद सीमेंट तैयार होता है। तो सीमेंट उद्योग कैसा उद्योग हो गया? भार हरासी उद्योग हो गया। बिहार के डालमिया नगर में मुख्यतः सीमेंट उद्योग विकसित किया जा रहा है। अन्य उद्योग के रूप में चीनी और कागज भी यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। भोपाल कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कीटनाशक उद्योग, यानी यहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स बनते हैं वो सबसे ज्यादा भोपाल में बनाए जा रहे हैं। कुछ और भी स्थान हैं और उद्योग हैं, जैसे विशाखापट्टनम तटीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे पोत निर्माण भी होते हैं। मूरी में एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज होती है। गुरुग्राम में मोटर गाड़ियां बनती हैं। पनकी में उर्वरक, ठीक है। पोरबंदर में सीमेंट उद्योग है। पेट्रो रसायन नागथेन में है। राउरकेला में लौह इस्पात है। पिपरी उत्तर प्रदेश जो कि जल विद्युत से संबंधित है, पिपरी कहाँ पर है? सोनभद्र में है। चित्तरंजन वेस्ट बंगाल में लोकोमोटिव के लिए फेमस है। रामागुंडम तेलंगाना में उर्वरक इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो ये कुछ ऐसे उद्योग हो गए। अब देखो, ये लास्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। लास्ट की तरफ चलने की वजह से क्या, इसमें बहुत ज्यादा रटने की चीजें आएंगी, बहुत ज्यादा समझने की चीजें नहीं आएंगी। और फिर बता दूं कि इसके बाद हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर मिडवल को और फिर मॉडर्न को, क्योंकि हिस्ट्री एक बड़ा पार्ट है। लगभग मुझे 25 से 30 लेक्चर उसमें लेने पड़ेंगे, तब जाके वो कंप्लीट होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी सेक्शन जो है याद करना पड़ता है, बार बार रटना पड़ता है, तो हम हिस्ट्री को ही शुरू करेंगे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में सिंदरी झारखंड में लगा था, और जबकि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। अब दोनों में दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, सर दोनों तरफ भारत पढ़ रहे हो? नहीं, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था 1951 में सिंदरी झारखंड में, जबकि प्राइवेट व्यक्ति के तौर पे या निजी तौर पे पहला उर्वरक जो संयंत्र था वो 1906 रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। आपको ज्यादातर इसी को याद रखना है, सिंदरी वाला। नेपानगर एमपी में फेमस है ये कागज उद्योग के लिए। ब्रजराजनगर ओडिशा में फेमस है कागज उद्योग के लिए। कैमूर एमपी में सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। हल्दिया वेस्ट बंगाल में पेट्रो रसायन की पेट्रोकेमिकल के लिए फेमस है। भारत की सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज में स्थित खोला गया है। एक और आपका आता है इसी के साथ आंवला, ठीक है। आंवले में भी जो है कि बरेली में जो आंवला स्थित है, जगह नाम की क्षेत्र है वहां पर, तो ये दोनों ही इफ्को के अंतर्गत चलते हैं। भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज में खुला है। अमलाई एमपी में आता है, बल्लारपुर महाराष्ट्र में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ये तीनों के तीनों कागज उद्योग हैं। हालांकि एमपी का आपको नेपा नगर भी याद रखना है, ओडिशा का ब्रजराज नगर भी याद रखना है, अमलाई भी याद रखना है, बल्लारपुर भी याद रखना है, राजमुंद्री भी याद रखना है। ये पांचों लोकेशन आपकी कागज इंडस्ट्री से फेमस है। आपको ज्यादातर केवल नेपा नगर याद होता है, लेकिन बाकी चार नाम भी आपको याद रखने हैं। अगर एग्जामिनर ने पूछा तो चक्कर खा जाओगे। एक और देखना आपको कि पेट्रो रसायन उत्पादन का सबसे बड़ा कारखाना आपके जामनगर गुजरात में स्थित है। सेल की जो फुल फॉर्म है क्या होती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई। फिर से समझो, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई। सार्वजनिक कागज मिले कारखाना गुजरात में स्थापित है। जो सार्वजनिक कागज मिले कारखाना वो गुजरात में स्थित है। सार्वजनिक सर्वाधिक लिखा है। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का अग्रणी उत्पादक है। जो इंडस्ट्री में जो सूत बनाया जाता है उसका ये सबसे बड़ा अग्रणी उत्पादक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कताई मिलों की संख्या अधिक है, कुशल श्रमिकों की मात्रा अच्छी है और सस्ती जल विद्युत उपलब्धता भी है। इस वजह से जो कारखाने में जो आपका फाइबर तैयार किया जाता है, सूत यानी धागा, वो सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है। 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था, किंतु यह असफल हो गया। इसके बाद 1854 में
मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना की गई, जो कि सफल रहा और कवासजी नानाभाई डावर के द्वारा किया गया। कवासजी नानाभाई डावर के द्वारा किया गया। और सूती वस्त्र उद्योग भार हरासी उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। सीमेंट उद्योग आपका भार हरासी उद्योग होता है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग भार हरासी उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। इस चीज को ध्यान रखना। फिर और उद्योग और केंद्र की बात करें, रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक में है। पेट्रो रसायन जवाहर नगर गुजरात में हो जाएगा। उर्वरक तलचर ओडिशा में। औषधि निर्माण के लिए ऋषिकेश उत्तराखंड का फेमस है। कुछ और स्थल केंद्र हैं, जैसे कोयाली गुजरात में है, नागपट्टिनम तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ असम में है, मनाली तमिलनाडु में, अलवाय केरल में, धर्मापुरी ओडिशा। अब इनके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले 2 क्लासेस में बता रखा है कि कोयाली में किस प्रकार की इंडस्ट्री है, नागपट्टिनम में कौन सी है, नुमालीगढ़ में कौन सी है, मनाली में कौन सी है। तो ये ऑलरेडी बता रखा है, बस यहाँ पे स्टेट के साथ मैचिंग कर रखा है, ताकि प्रश्न में अगर ये भी आ जाए तो पता रहना चाहिए। औद्योगिक इकाई जैसे एटलस साइकिल, ये जो कंपनी थी ये सोनीपत में शुरू की गई। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु में। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कलोल गुजरात में शुरू किया गया। उद्योग की बात करें, जैसे कागज उद्योग टीटागढ़ राजस्थान हो गया, एमपी का। सीमेंट का लखेरी हो गया। लौ इस्पात भिलाई में आ गया। खनिज तेल शोधन अंबाला। एल्यूमिनियम जेके नगर। तांबा मलाजखंड एमपी। जस्ता टुंडू में और जूट भाटपाड़ा में। अब देखो इसमें क्या है, बट डायरेक्ट आपको लोकेशन याद रहनी चाहिए। अगर नहीं याद हो पा रही तो बार बार रटो, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं ऑप्शन के लिए। भाई तांबे को मलाजखंड के साथ मिलान करने के लिए दे देगा, तो आपको पता नहीं रहेगा तो आप नहीं मिला पाओगे। उर्वरक उद्योग के लिए जो कच्चा माल होता है वो नेफ्था होता है, जिप्सम होता है, सल्फर होता है। इनके माध्यम से हम उर्वरक के इंडस्ट्रीज को चला पाते हैं। राजस्थान लगभग एकमात्र उत्पादक है कौन कौन सी चीजों का, शीशे का, जस्ता का, बोलेस्टेनाइट का और सेलेनाइट का। इन सभी का एकमात्र उत्पादक यानी कि इसका एकाधिकार है। यहाँ पर देखो मैंने बताया भी कि DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो होता है, ये वाराणसी में अब केवल डीजल ही नहीं बल्कि विद्युत दोनों प्रकार के इंजन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। डायमंड पार्क किसे कहते हैं, ये वे औद्योगिक केंद्र होते हैं जो हीरों, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। क्या करते हैं ये वो औद्योगिक केंद्र होते हैं जो हीरों, सिंथेटिक जवाहरातों, आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। उद्योग क्षेत्र के कुल जल उपयोग का लगभग 88% हिस्सा ताप शक्ति द्वारा उपभोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि जितना भी इंडस्ट्री के लिए वाटर दिया जाता है ना, उसमें सबसे अधिक जो प्रयोग होता है 88% हिस्सा वो ताप शक्ति के द्वारा उपभोग किया जाता है। वैसे तो अगर आपसे पूछा जाए सिंपल रूप से कि वाटर का कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो भैया वाटर का जो सबसे अधिक उपयोग होता है वो होता है घरेलू उपयोग में, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि केवल उद्योग क्षेत्र में जो पानी दिया जा रहा है, किसमें, उद्योग के क्षेत्र में जो पानी दिया जा रहा है, इसमें सबसे अधिक जो होता है वो ताप शक्ति अर्थात की जो एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, इसमें सबसे अधिक जो है कि पानी का यूज होता है। भारत के मदुरई और कोयम्बटूर बंगलुरु औद्योगिक प्रदेश तमिलनाडु के विरुधुनगर में स्थित हैं। कुछ अनुसंधान केंद्र हैं और शहर हैं, जैसे शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में आता है, जिसको हम लोग कजरी बोलते हैं। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में आता है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, दिस इज इंपॉर्टेंट, जोरहाट असम में। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर एमपी। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर और भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। अब देखो इनमें क्या है, यहाँ भी वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन। तो भैया वन को लेकर कंफ्यूजन बहुत होता है, लेकिन इसको कैटेगराइज आपको करना पड़ेगा। जैसे शुष्क वन के बारे में बात कर रहा है, तो शुष्क वन यानी राजस्थान का एरिया हो गया। हिमालयी वन शिमला में चले जाओ। वर्षा वन जोरहाट में चले जाओ। उष्ण कटिबंधीय वन जबलपुर में आ जाओ। और वन रिसर्च देहरादून में चले जाओ। ऐसे करके याद कर लो। भाई शुष्क वन कहाँ पे होगा, राजस्थान में होगा, जोधपुर। हिमालयी वन कहाँ होगा, सबसे ज्यादा शिमला में मिल रहा है। वर्षा वन कहाँ होगा, जहाँ वर्षा होगी, जोरहाट हो गया असम में। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ होगा, एमपी जबलपुर में, जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु ज्यादा मिलेगी। और वन पे रिसर्च देहरादून में हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आगे आप देखोगे ये कुछ अनुसंधान केंद्र थे जो 2023 वाले नोट्स के थे। इसमें कोई नया नहीं था, जो नया था वो हमने ऐड कर दिया। तो जो भी ये पुराने थे उसको हमने क्या किया, पीछे से मर्ज कर दिया। 1 से 2 पेज की जो भी पीडीएफ है, 2-3 पेज की, इसलिए कि जबरदस्ती इसी चीज को सेम लिखने पे टाइम हमारा वेस्ट हो रहा था, जबकि हमें नोट्स और भी ज्यादा कंप्लीट करने थे। इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली से मर्ज कर दिया है। तो हमारे 2 चैप्टर हैं, जैसे अनुसंधान केंद्र, परिवहन और विविध, इन तीनों को एक साथ यहीं पे कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देखोगे भारत का एक शोध संस्थान है, शोध केंद्र, जो कि मैत्री नाम से 1988 में। ये किस पे काम कर रहा है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ध्यान देना, एक आर्कटिक पे भी हमारे जो एक रिसर्च सेंटर है
लेकिन यहाँ पे अंटार्कटिका 3 है टोटल। देखो अंटार्कटिका पे जो पहला सेंटर था दक्षिण गंगोत्री है, जिसकी स्थापना 1983-84 में हुई, और दूसरा आपका मैत्री है, और तीसरा आपका भारती है। तो पहले वाले की स्थापना कब हुई थी? 1983-84 में दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री था 1988 में स्टैब्लिश हुआ, और तीसरा भारतीय जो 2012 में स्टैब्लिश हुआ। ये तीनों अंटार्कटिका पर रिसर्च करते हैं। इक्रिसैट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। केंद्रीय शुष्क भूमि एवं खेती अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में और CRIDA के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर ना बहुत सारे संस्थान हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत आराम से याद करते हुए चलोगे तो याद हो जाएगा। अगर जल्दीबाजी करोगे तो हो सकता है फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है, या फिर आपके पास PDF है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक, आगे बात करते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जिसको हम लोग द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, बीकानेर राजस्थान में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ये हैदराबाद में, इसकी स्थापना ICAR के द्वारा 1976 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये जयपुर में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर कर्नाटक में। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये झांसी UP में, कृषि वानिकी और चारागाही संस्थान आपके झांसी में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपने सुना होगा नीरी, नागपुर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग स्थित है भोपाल MP में। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है, और जिसका अब नाम बना दिया गया भारतीय चावल अनुसंधान, और अब इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में शिफ्ट कर दिया गया है। भारतीय शाक भाजी सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है लखनऊ में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में स्थित है, और 1 मार्च 1948 को इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है धनबाद झारखंड में। भारतीय हीरा संस्थान स्थित है सूरत गुजरात में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, जैसे कृषि वानिकी आपका झांसी में, वैसे ये भी झांसी में है। भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया सोलन हिमाचल प्रदेश में। भारत का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर देखो भैया कोई लॉजिक नहीं है, बस मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आपको याद करते रहना है, और इसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब डायरेक्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में, शुगर सेंटर जिसे हम कहते हैं। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में है। सैन्य विधि संस्थान कामटी नागपुर में है। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्टैब्लिश हुआ 1952 में, लेकिन अगर वही भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र सिद्धांत रहेगा सेंटर, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो जाएगा। तो जब रिसर्च करने की बात होगी तो लखनऊ में, और रिप्रोडक्शन करने की बात होगी तो कोयम्बटूर में आ जाओ। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। खेती प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में है, और इसी का न्यू नेम हो गया भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान किया गया है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है कोलकाता में। नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम कजरी भी बोलते हैं, जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये आपके करनाल हरियाणा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये आपके मनीला फिलीपींस में स्थित है। भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण हैदराबाद में। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो न्यू दिल्ली में है, और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये जितने भी मैं संस्थान आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुमा फिरा के यहीं से प्रश्न आ जाते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 1875 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर कलकत्ता था। 1905 में से शिमला में बनाया गया हेडक्वार्टर, फिर 1928 में से पुणे में बनाया गया, और वर्तमान में 1944 से अंततः न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर हो गया। तो 4 जगह इसके हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किए गए। भारतीय भाषाओं का संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये मैसूर में स्थापित किया, मैसूर में स्थापित हुआ 1969 में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान केंद्र मथुरा के मखदूम में स्थित है। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पौंडीचेरी में की गई। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, लेकिन वन प्रबंधन संस्थान की बात होगी तो भोपाल में MP में हो जाएगा। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड, और वन प्रबंधन संस्थान भोपाल MP में है। नीरी कहाँ पर है? नागपुर में है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी केन्या में स्थित है। ऑल्सो यूनेप का भी यहीं पर हेडक्वार्टर है।
भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है देहरादून उत्तराखंड। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। तो ये तो हो गया कुछ इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर सेंटर। अब हम परिवहन की बात करेंगे। देखो परिवहन से क्या ना, अब प्रश्न बहुत कम आते हैं, एक आध कोई प्रश्न आ गया तो आ गया। जैसे 31 मार्च 2019 तक भारत में लगभग इतना इतना जो है कि था, इसकी कोई मतलब नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी, ये भी पुरानी हो गई, छोड़ दो इसे भी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना लाई गई थी। जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। उन महानगरों का नाम पता रहे, जिसको हम लोग गोल्डन चतुर्भुज भी बोलते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और पूरब पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक जाता है। लेकिन इन दोनों को आपस में जो इंटरसेक्ट करते हैं, काटने का पॉइंट होता है, झांसी में होता है। देखो यहाँ श्रीनगर से शुरू हुआ, कन्याकुमारी तक गया, और यहाँ पे जो है कि आपका पोरबंदर से शुरू हुआ, सिलचर तक गया। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये झांसी है यूपी का, जहां पर ये दोनों उत्तर दक्षिण गलियारे और पूरब पश्चिम गलियारे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी 25 दिसंबर सन 2000 को, और 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों को जोड़ने पर इसके पर बल दिया गया। यानी जो भी गांव की जनसंख्या अगर 1000 या उससे अधिक की जनसंख्या किसी गांव में रह रही है, तो उसको पक्की सड़क के माध्यम से मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए, जिससे गांव के लोगों का विकास हो सके। और इसी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। 31 मार्च 2019 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई वगैरह है, इसको छोड़ दो। जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से गुजरती है। ये मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी के तीसरे लेक्चर में समझाया था आपको। कुछ रेलवे जोन है और उनके हेडक्वार्टर्स हैं, ये प्रश्न बन जाते हैं, कई बार पीसीएस में मिलान करने के लिए आते हैं। जैसे उत्तर पूर्व रेलवे की बात करें, क्योंकि हमारे यूपी में 2 महत्वपूर्ण रेलवे जोन है, एक गोरखपुर और एक इलाहाबाद। तो उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में हो जाएगा। पूर्वी रेलवे का केवल कोलकाता, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता। देखो कोलकाता में 2 हैं, एक पूर्वी रेलवे और एक दक्षिण पूर्वी रेलवे। लेकिन अगर पूर्वी तटीय रेलवे की बात करेंगे तो भुवनेश्वर हो जाएगा। सेंट्रल रेलवे मुंबई, वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट, नॉर्थ फ्रंटियर गुवाहाटी, साउथ ईस्टर्न कोलकाता, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, उत्तर मध्य रेलवे। तो ध्यान से देखो, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, ये दोनों सेंटर आपके यूपी के अंतर्गत आते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। व्हील एंड एक्सल संयंत्र बंगलुरु में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्टैब्लिश है? बड़ौदा गुजरात में। साल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है रेलवे के स्लीपर वगैरह बनाने के लिए। साखों वगैरह की कठोर होती है, मजबूत होती है, भारी होती है। भारत का प्रथम सीएनजी ट्रेन की शुरुआत रेवाड़ी रोहतक खंड पर जनवरी 2015 में शुरू की गई थी, वो अलग चीज है। सिक्किम में कोई भी रेलवे विस्तार नहीं, ये भी हटा, तो ऐसे फैक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आ जाइए। कोच्चि बंदरगाह मालाबार तट से संबंधित है, क्योंकि ये केरल वाले रीजन में आता है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि कई बार पूछा था ना कि कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, कौन सा प्राकृतिक है, तो ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर आगे देखते हैं कि नौ परिवहन और मत्स्य यानी फिशिंग में ज्वार भाटा सहायक होते हैं। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश कराने और निकास करने में मदद करते हैं। जो बड़े बड़े ज्वार भाटा आते हैं, क्योंकि सागर की समुद्र की जो लहरें होती हैं बहुत तेजी से ऊपर नीचे करती हैं, तो कई सारे जो जलयान होते हैं वो या तो बंदरगाह पे इजीली प्रवेश कर जाते हैं उस लहर के सपोर्ट से, या फिर उससे बाहर भी चले जाते हैं। जैसे कांडला और डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह में आते हैं। कोचीन या कोच्चि शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। पोत प्रांगण मतलब शिपयार्ड, जहां जहाजों का निर्माण और मरम्मत दोनों किया था। ये कोच्चि वाला सबसे बड़ा है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, और यह भी एक नेचुरल बंदरगाह है। जैसे कोच्चि का नेचुरल बंदरगाह है, वैसे कांडला भी है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। और चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह, ये भी ध्यान है। ये सबसे बड़ा तो है, लेकिन सबसे बड़ा होने के साथ साथ ये कृत्रिम बंदरगाह है। जबकि जवाहरलाल नेहरू एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह है। मर्मुगोआ पत्तन जुआरी नदी के तट पर गोवा में स्थित है। मर्मुगोआ। कांडला भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह है। कांडला, पारादीप, मुंबई, ये सभी तीनों के तीनों प्राकृतिक बंदरगाह। पारादीप ओडिशा के तट पर है, मुंबई महाराष्ट्र में और कांडला गुजरात में। हालांकि कांडला मुख्य रूप से आयातक बंदरगाह है। कोच्चि, विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई एवं तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई के बारे में मैंने बताया कृत्रिम, और तूतीकोरिन भी आपका कृत्रिम हो गया, लेकिन चेन्नई सबसे बड़ा माना जाता है कृत्रिम में।
ठीक है। भारत में 5 LNG टर्मिनल हैं, लिक्विड नेचुरल गैस के लिए टर्मिनल कितने? 5 हैं। दहेज गुजरात में, दाभोल महाराष्ट्र में, हजीरा गुजरात में, एन्नौर तमिलनाडु में, कोच्चि केरल में। ये 5 लिक्विड नेचुरल गैस के लिए टर्मिनल हैं आपके। फिर और आगे देखते हैं यहाँ पर सेतु समुद्रम परियोजना, व्हाट इज दिस? भारत और श्रीलंका के मध्य, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का यह प्रस्ताव है। सेतु समुद्रम परियोजना। अलेप्पी बंदरगाह केरल में स्थित है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेशनल वाटरवेज जो NW1 कहते हैं, ये हल्दिया पश्चिम बंगाल से शुरू होकर प्रयागराज गंगा नदी के मध्य स्थित है, वेस्ट बंगाल टू यूपी। कौन राष्ट्रीय जलमार्ग को कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो केरल का तटीय नहर जलमार्ग। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में। खुली सागरी बंदरगाह चेन्नई उसे कहते हैं जहां पर जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं, कि अपना स्टॉप लगाते हैं। तो खुली सागरी बंदरगाह कौन है? चेन्नई है। किसे कहा था खुली सागरी बंदरगाह? जहां पे तटों से दूर हटके ही अपना लंगर लगाए थे। लंगर मतलब जो एक हुक होता है, एक तरीके से जैसे आपने देखा होगा नाव वगैरह को तट के किनारे ले आके रोकने के लिए हुक होता है, 5 उंगलियों जैसा बना होता है, उसी को जमीन में गाड़ दिया जाता है और उससे नाव रुक जाती है। बाह्य पत्तन का उदाहरण किसे माना जाएगा? हल्दिया को माना जाएगा। ये उसे कहा जाता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित होता है तथा मुख्य पत्तन का सहायक होता है। जैसे कोलकाता बंदरगाह का ये सहायक बंदरगाह माना जाता है। गार्डन रिच शिपयार्ड कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में। मझगांव डॉक्स महाराष्ट्र में। कोचीन शिपयार्ड केरल में। अक्सर आप लोग जो करंट अफेयर्स में जो आर्मी बेस से रिलेटेड पढ़ते हो कि भैया आज इस जो है कि सबमरीन का इनॉग्रेशन किया गया, आज इस वायुयान का किया गया, आज इस युद्धपोत का किया गया, तो उसके जो निर्माण करने के लिए इन सब का नाम पढ़ते हो ना, तो ये याद होना चाहिए कौन से राज्य से संबंधित है। गार्डन रिच शिपयार्ड वेस्ट बंगाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, मझगांव महाराष्ट्र, कोचीन केरल से है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का याद, शिप को रिसाइकल करने का जो है अलंग में अवस्थित है और यह भावनगर गुजरात में स्थित है। अब आ जाओ, मुंद्रा पत्तन कहां पर है? गुजरात में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल और विश्व, जो केरल में से, ये विश्व और भारत का पहला सोलर एनर्जी से चलने वाला हवाई अड्डा बना 2015 में, और यूपीएससी ने इसको 2020 या 18 में पूछा था इस प्रश्न को। पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो औली या चक्राता उत्तराखंड में स्थित है, हाफलांग असम में है, कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में, कुफरी हिमाचल प्रदेश, कुफरी के सेब बहुत फेमस है, एप्पल। उड़वाड़ा गुजरात में है, पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु में है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, किलांग और कसौली हिमाचल प्रदेश में। कई बार होता है कि पर्यटन से भी मिलान करने के लिए प्रश्न आ जाते हैं। आनंद का नगर कोलकाता कहते हैं, झीलों का नगर उदयपुर को कहते हैं। वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर स्थित है कहां पर? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। यह मंदिर शेषाचलम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सी में? शेषाचलम पर्वत में। अब यहाँ पे ध्वस्त नगर यानी कि घोस्ट टाउन किसे कहते हैं? जिनके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं, जैसे कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत नगर, लेकिन यहाँ पर अब कोई रहता नहीं है। कुछ तीर्थ स्थान है जैसे श्रीशैलम नल्लामल्ला पहाड़ी में आते हैं आंध्र प्रदेश में, ओंकारेश्वर मानधाता पहाड़ी MP में, पुष्कर अरावली पहाड़ी राजस्थान में, बन्नी चारागाह गुजरात में है, बग्याल चारागाह उत्तराखंड में, खज्जियार हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये याद कर लो। भारत के कुछ पर्वतीय शहर जैसे लैंसडाउन उत्तराखंड में, डलहौजी हिमाचल में है, पहलगाम जम्मू कश्मीर जहां पे अभी अटैक हुआ था तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, भुवाली उत्तराखंड में, यरकाड तमिलनाडु में, पंचगनी महाराष्ट्र में, केमानगुंडी कर्नाटक में और खंडाला महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अब विविध पे आ जाते हैं। बायोगैस संयंत्र से शक्ति और खाद दोनों प्राप्त होती है। भैया बायोगैस संयंत्र से प्लांट से क्या होता है? तो एनर्जी भी मिलता है और खाद भी मिलता है। बिल्कुल। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, भाभा रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में स्थित है। थुम्बा जो कि केरल में है, भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है जहां से रॉकेट का प्रक्षेपण करना आसान होता है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। जवाहर कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर MP में, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ UP में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में, आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। जंगल महल क्षेत्र कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा है। प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। और कुछ गर्म जल स्रोत हैं जिनके राज्य पूछा रहा है, जैसे लसुंदरा गुजरात में, अवलोली महाराष्ट्र में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, सोहना
हरियाणा में है। तो ये पूरा का पूरा जो भी अभी पिछले 45 मिनट की क्लास में आपने देखा है, ये पूरा रटने के बेस पर है। इसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता कि आप इसको समझ भी सकोगे, नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा एक एक पॉइंट को। और पीसीएस मेरे भाई रटने का ही खेल है। क्या समझने से हो जाता तो 25 से 30 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पे आते हैं वो सभी को लगभग आते हैं जिसने 2 साल अच्छे से तैयारी की होगी। लेकिन असली खेल रटने का होता है, और रटने में जो बच्चे आगे होते हैं उनको अगर सारे फैक्ट याद होते हैं तो एग्जाम में देखते ही वो सही आंसर लगाते हैं और फिर उनका प्रीलिम्स आराम से निकलता है। तो यहां तक हो गया हमारे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट। और अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, भैया एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर मिडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद ही हम कोई साइंस वगैरह का सब्जेक्ट लेंगे। पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करने दीजिए। इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, मैक्सिमम बच्चों को हिस्ट्री में गलतियां होती हैं, चीजें याद नहीं हो पाती हैं, और उसमें समय भी प्रॉपर 25 से 30 लेक्चर का लगेगा तीनों हिस्ट्री कंप्लीट करने में। तो समय से पहले कंप्लीट कर दूंगा तो आप याद कर लोगे। अब सोचो 26 जनवरी की डेट हो गई, 27 जनवरी की मतलब, और आपको पॉलिटी के लेक्चर मिल गए 17, 16 आपको ज्योग्राफी के मिल गए, तो टोटल 30 दिन लगभग लग गए। तो इसी तरीके से हिस्ट्री भी कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।